बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उसामा ज़फ़र और आज यूट्यूब की मेरी पहली वीडियो है और हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद राशिद। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है पाकिस्तान वर्सेस न्यूज़ीलैंड का जो कल स्क्वाड अनाउंस हुआ है। कल नहीं, ग़ालिबन परसों, डे बिफोर येस्टरडे जो है वो स्क्वाड अनाउंस हुआ। 35 रुकनी स्क्वाड पाकिस्तान का जो है वो अनाउंस हुआ है और हमारे साथ आज राशिद मौजूद है। इनसे थोड़ी एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे और कल जो पहला क्वालिफायर होने वाला है उसके बारे में भी इनसे थोड़ी पूछेंगे कि कौन जीतने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम राशिद, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम उसामा। अच्छा राशिद, आपने स्क्वाड देखा कल, तो आपकी जी, क्या राय है? पहली नज़र अगर आप स्क्वाड पे डालें तो कैसा लगा आपको स्क्वाड पाकिस्तान का? देखिए पाकिस्तान का स्क्वाड कल जैसे ही अनाउंस हुआ है तो बज़ाहिर सारे लोगों की शिकायत रही है मिसबाह उल हक से और ये शिकायत का तसलसल रहा है। तो स्क्वाड में तो कमी पेशी ज़रूर थी, लेकिन देखते हैं कि रिज़ल्ट कैसे आता है। रिजल्ट कैसे आते हैं? अच्छा राशिद, आपने स्क्वाड देखा और आपने बताया कि थोड़ी कमी पेशी है, तो हमने ऑब्वियसली हमने देखा कि नए लड़के भी आए हैं और कुछ पुराने जो लोग हैं वो भी, उनको भी ड्रॉप किया गया है। जैसे नए लड़कों में अब्दुल्ला शफीक हमने देखे, नए लड़के आए हैं और भी 2-3 हैं, असमैन है, नसीम शाह जिनका पहला टूर होगा न्यूजीलैंड का। तो इन यंगस्टर्स को आप कैसे देखते हैं, इनको न्यूजीलैंड में परफॉर्म करते हुए? क्या ये परफॉर्म कर पाएंगे टफ कंडीशन में, एडजस्ट हो पाएंगे या नहीं? देखिए न्यूजीलैंड की कंडीशंस काफ़ी मुल्कों से अलग है। कि अभी जब हम जाने वाले हैं वहाँ पे अब कंडीशंस बहुत मैटर करेगी क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से कि क्लाइमेट कैसा होता है। अगर तो क्लाइमेट थोड़ा सा भी वेदर आपको अगर थोड़ी सी ठंड मिलती है तो कंडीशंस काफ़ी डिफ़र करेगी, पिचेस का बिहेवियर काफ़ी डिफ़र करेगा। आपको उस तरह से नहीं मिलेगी जो आपको समर पिचेस न्यूजीलैंड में नज़र आती है। बॉल स्विंग करेगा, बॉल अर्ली ऑन काफ़ी स्विंग करेगा, बैट्समैनों को भी खेलना मुश्किल होगा, बॉलर्स के लिए भी, स्पेशली हमारे स्क्वाड में यंग बॉलर्स थे तो उनको स्विंग कंट्रोल करना मसला होगा। सोहेल खान जो पिछली दफ़ा गए थे वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर थे, तब भी उनको भी मसला हुआ था। तो इस तरह मसाइल दरपेश आते हैं, लेकिन यंग प्लेयर्स हैं। मेरे ख्याल से ये एक्सक्यूज़ मिसबाह उल हक की तरफ के हक में जाएगा कि स्क्वाड हमारा स्क्वाड यंग था, यंग है और पहली तो बारी है वो। हाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक ठीक। अच्छा, हमने एक स्पेसिफिकली हम ओपनिंग की ज़रा बात कर लेते हैं। इस वक्त फ़खर ज़मान है हमारे पास, वो काफ़ी टाइम से उनकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही, लेकिन फिर भी उनको मिसबा ने इस टूर पे भी सिलेक्ट कर लिया गया और काफ़ी तनकीद भी हुई है मिसबा पे कि उनको क्यों सिलेक्ट किया गया। तो आपको क्या राय है? और फ़खर ज़मान को जो लेके गए हैं वो सही डिसीजन है पाकिस्तान? देखिए फ़खर ज़मान हमारे सिस्टम में से निकला हुआ है। अगर कहीं न कहीं वो परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा, वो जब टीम में आया था परफ़ॉर्मेंस की बेस पे आया था। उसने आपको चैंपियंस ट्रॉफ़ी में परफ़ॉर्मेंस करके दी है, ठीक है। उसके बाद से उससे परफ़ॉर्म नहीं हो पा रहा। अगर तो नहीं हो पा रहा तो सवाल मैनेजमेंट पे उठता है, ठीक है। मिसबाह उल हक वो पोज़ीशन उनकी एक इस तरह पोज़ीशन है कि वो बैटिंग कोच की भी अभी तक खिदमत अंजाम दे रहे थे और हेड कोच की भी दे रहे थे। तो सवाल उनसे होता है कि आपने उनकी टेक्निक पे क्या काम किया? उनको क्या मसाइल आ रहे हैं? टेक्निकल मसाइल आ रहे हैं, उनको मेंटल मसाइल आ रहे हैं, कौन से मसाइल आ रहे हैं? तो ये सवाल मिसबाह हक की तरफ जाता है। तो सिलेक्शन आपको क्या लगता है, उनकी वैलिड सिलेक्शन होनी चाहिए या उनको अभी ड्रॉप कर देना चाहिए? कोई फ़ायदा नहीं था लेके जाने का। देखिए ऐसी काफ़ी सारी सिलेक्शन है जो क्या डिबेट। आपको एक और, सॉरी आपको बाद में काटूँ, क्या वो एक्सपीरियंस्ड है थोड़ा, या इसलिए मिसबा ने उनको एक और चांस दे दिया है, या क्या राय है इसका? देखिए आप हमेशा जब टीम बनाते हैं या तो अगर आप अपने ऑप्शंस देखते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि मेरे पास इसके पीछे क्या है, कि अगर मैं आपके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है। ऑल्टरनेटिव ऑप्शन में फ़खर ज़मान के बजाय हम शर्जील को देखेंगे। शर्जील की फॉर्म नहीं लगी। आज मैं वार्म अप स्क्वाड के मैचेस के रिजल्ट देख रहा था। शर्जील खान मेरे ख्याल से 1 रन पे आउट हुए थे, और उसके अलावा भी उनकी कायदे-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की अगर फॉर्म देखी जाए इतनी इम्प्रेसिव फॉर्म नहीं है। वो बैन से आ रहे हैं, उनको ज़रूर टाइम लगेगा। बट आई थिंक विद टाइम शर्जील खान वुड टेक फ़खर ज़मान्स प्लेस। बात कहने वाली ये है कि सिर्फ फ़खर ज़मान की सिलेक्शन नहीं है जिस पे क्वेश्चन मार्क हो सकता है। ऐसे काफ़ी प्लेयर्स हैं जिस पे क्वेश्चन मार्क हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली वो एक अलग डिस्कशन, एक अलग टॉपिक है जब हम सिलेक्शन की तरफ जाएंगे कि स्क्वाड में क्या कमी पेशी है, फिर वो चीज़ें डिस्कस कर की जाती है। ठीक ठीक। अच्छा राशिद, हम अभी ज़रा बाबर आज़म की बात कर रहे थे। बाबर आज़म हमने देखा कि लॉन वॉरियर है, हमेशा पाकिस्तान के लिए उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है जब भी मुश्किल हालात हुए हैं। लेकिन एक उनके अंदर, उनको कभी कभी तनकीद का भी मसला होता है कि चेसिंग नहीं कर पाते वो, या पूरा मैच को फिनिश नहीं कर सकते, या कभी कभी उन पर होता है कि स्ट्राइक रेट उनका ठीक नहीं होता और उन पर तनकीद होती है कि वो लाइक गेम को आगे फास्ट नहीं कर सकते। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए हर
प्रोडक्ट को डेवलप होने में टाइम लगता है। बाबर आजम सिस्टम से निकल कर आए, कहीं ना कहीं वो अब भी सिस्टम का हिस्सा है। आज इमाद वसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें यही बात कही है कि बाबर आजम को गेम फिनिश करना सीखना पड़ेगा। वो एक चीज़ है जो बाबर आजम की गेम में लैक करता है। उनकी गेम अभी तक उस मैच्योरिटी पे नहीं पहुंची थी जहाँ पे हम उनको कप्तानी सौंपते थे कि चलो यार आपकी गेम इतनी मैच्योर हो गई है कि आपको अपना गेम का पता है, आप कप्तानी संभाल लें। कप्तानी देना एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहाँ आपको अपनी गेम का देखना होता है, टीम की गेम का देखना होता है, क्रिटिसिज्म लेना पड़ता है और एक लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी पड़ती है। बाबर आजम की गेम अभी अंडर वर्क थी। फॉर एग्जांपल वो पिछले वर्ल्ड कप की बात की जाए, उन्होंने 1 सेंचुरी की थी, ठीक है। उनके पास बड़ा स्टेज था, काफ़ी उनको काफ़ी मौके थे वर्ल्ड कप में कि वो इनिंग्स को लंबा ले जा सकते थे। उनकी गेम में इम्प्रूवमेंट आ रही थी आहिस्ता आहिस्ता। टेस्ट मैचेस की आप बात कर ले, बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने परफॉर्म किया, ठीक है। और उससे पहले उन्होंने एक टूर में परफॉर्म किया जहाँ पे उन्होंने साउथ अफ्रीका में डेल स्टेन को बहुत ही डोमिनेट किया। उसके अलावा अगर देखा जाए उनकी इतनी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंसेस नहीं रही है। गालिबन इंग्लैंड सीरीज़ से पहले हमने और आपने यही बात डिस्कस की थी कि बाबर आजम के ऊपर बहुत काफ़ी दबाव होगा। हमने एक वीडियो में ये चीज़ डिस्कस की थी कि मैंने कहा था कि बाबर आजम ने अभी तक जितनी भी परफॉर्मेंसेस दी है वो उस टाइम पे दिए जब बाबर आजम पे प्रेशर नहीं था, उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। उन्होंने आके परफॉर्म किया, एक फ्रीडम के साथ खेला है, चाहे वो डेल स्टेन को डोमिनेट किया हो, चाहे किसी भी प्लेयर को डोमिनेट किया हो। लेकिन जब प्रेशर पड़ता है, जब आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो आप एक डिफरेंट आप में से कैरेक्टर निकल के आता है। जो इंग्लैंड में देखा गया कि बाबर आजम से परफॉर्म नहीं हुआ, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, आई एम नॉट सेइंग कि वो अच्छे क्वालिटी के प्लेयर नहीं है, लेकिन परफॉर्म नहीं हुआ। तो अभी उनको कप्तानी देना मेरे ख्याल से बहुत प्रीमेच्योर डिसीजन था। कहीं ना कहीं ये ना हो कि 2 साल बाद जाके हम फिर से यही क्वेश्चन कर रहे हो कि अब किसको कप्तान बनाना है। तो मतलब आप इसके खिलाफ हैं कि उनको इस वक्त टेस्ट मैचेस की कैप्टनसी नहीं देनी चाहिए? देखिए, रिकॉर्ड बात करता है, ठीक है। उनके ऐसे कैप्टन आप रिकॉर्ड उठा के देखो, क्या उन्होंने इस तरह कोई लीडरशिप दिखाया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा धोनी का। धोनी जब लीडर बने थे तो उनमें पहले सीरीज़ या पहले 2-3 सीरीज़ में वो स्पार्क आपको नज़र आ गया था कि यार आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन करने वाला, अनऑर्थोडॉक्स, एग्रेसिव कैप्टनसी, इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आई थी। आयन मॉर्गन जब बने उनमें वो चीज़ नज़र आई। इस तरह के काफ़ी कैप्टन हैं जिनका रिजल्ट रह चुका है। या तो एक नॉर्मल कैप्टन को आप अगर नॉर्मल कैप्टन की बेसिस पर आप उनको जज करेंगे तो भी मेरे ख्याल से उनकी कैप्टनसी में काफ़ी इशूज़ रहे। ODI सीरीज़ में आप उठा के देख ले, टीम सिलेक्शन में काफ़ी सवाल रहा। ये तो हमारा नसीब अच्छा था एज अ कॉम के सीरीज़ जिम्बाब्वे के खिलाफ, किसी और टीम के खिलाफ होती तो शायद आज हम ये सोच रहे होते कि टेस्ट कैप्टन कौन होगा अगर रिजल्ट इसके बरक्स आता। तो काफ़ी अर्ली ऑन था मेरे ख्याल से। बाबर आजम की एज ए बैट्समैन क्रेडिबिलिटी पे कोई सवाल नहीं बनता, लेकिन उनको लीडरशिप देना, उनको प्रमोट करना, उनको इतना फास्ट पेस करना, आई थिंक वो बहुत प्रीमेच्योर है। ठीक है। अच्छा, एक और टॉपिक ऑलराउंडर्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान काफ़ी इस बारे में लैक करता है। ऑलराउंडर पाकिस्तान के पास नहीं है, जब से अब्दुल रज़ाक शाहिद अफरीदी के पास कोई इतना अच्छा खासा हमारे पास ऑलराउंडर नहीं है जो गेम को अच्छे तरीके से फिनिश कर सके। तो अब हम बात करते रहते हैं फ़हीम अशरफ की, और उनको हर टूर पे लेके जाया जाता है और अभी भी उनको लेके गए हैं। हालांकि हमारे पास आमिर यमीन जैसे इतने टैलेंटेड प्लेयर हैं। लास्ट जब न्यूजीलैंड का टूर तो मुझे याद है वो T20 सीरीज़ में भी थे और उन्होंने काफ़ी परफॉर्म भी किया था, लेकिन मिसबाह उल हक उनको बिल्कुल भी चांस नहीं दे रहे और फिर से फ़हीम अशरफ को लेके गए। तो क्या ये फेवरेटिज्म आपको नज़र नहीं आता मिसबाह उल हक की तरफ से? देखिए, एक बार फिर आप सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और सिलेक्शन वाला जो टॉपिक है या डिबेट ओपन करना चाह रहे हैं, और मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा क्योंकि जितना रंज हम लोगों के दिल में है मिसबाह उल हक के लिए, मेरे ख्याल से इसमें एक अलग से एक पूरी वीडियो बन सकती है। लेकिन कहने वाली बात ये, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। आज की जो पाकिस्तान जो कल परसों जो टीम अनाउंस हुई है, कि आप में उनको आधे से ज़्यादा प्लेयर इस्लामाबाद यूनाइटेड के नज़र नहीं आते? काफ़ी लोगों ने भी कहा है कि इस्लामाबाद माफिया। आप ज़ीशान मलिक की इंक्लूजन को उठा के देख लें, मुझे तो उनकी इंक्लूजन समझ नहीं आई। नो डाउट वो टैलेंटेड प्लेयर है, बट क्या ये एक ही टैलेंटेड प्लेयर था जिसको हम मौका नहीं दे पा रहे थे और अब शाइन्स का टूर आ रहा है तो हम मौका दे रहे हैं? आई थिंक इनके अलावा काफ़ी सारे डोमेस्टिक कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में और भी लड़के हैं जिनकी पिछले सीज़न की परफॉर्मेंस थी, उससे पहले की परफॉर्मेंसेस थी, और ज़ीशान मलिक वाज़न्ट द ओनली वन। उनके अलावा आप उठा के देख ले, इफ्तिखार अहमद हो गए, आपके पास मोहम्मद मूसा हो गए। मोहम्मद मूसा के ऊपर मुझे बहुत सवाल है, निशान बनता है कि उन्होंने ना तो जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने परफॉर्म किया है, ना तो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में परफॉर्म किया। डोमेस्टिक में आप कहीं पे भी उनकी परफॉर्मेंसेस उठा के देख ले,
कंसिस्टेंटली एक पूरा सीज़न, चाहे वो आपके लिमिटेड ओवर्स का हो, रेड बॉल का हो, किसका भी हो, उन्होंने परफॉर्म नहीं करा। नसीम शाह जब टीम में आ रहे थे तो उन्होंने एक मैच में गालिबन 10 विकेटें ली थी या 7 विकेटें ली थी। एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस थी, आपको एक स्पार्क नजर आया था कि एक यंगस्टर है जिसने इस तरह परफॉर्म किया। मूसा खान जब आया है, वो सिर्फ इस पे आया कि यार एक लड़का है जो थोड़ी तेज़ बॉलिंग करा लेता है अपने एज ग्रुप के हिसाब से। उसके अलावा परफॉर्मेंसेज उनकी ऑन पेपर नहीं रही है, ऑन ग्राउंड उनकी परफॉर्मेंसेज नज़र नहीं आई है। तो मूसा खान को आप उठा के देख ले, ज़ीशान मलिक को उठा के देख ले, अमाद बट को उठा के देख ले। मुझे ये समझ नहीं आई कि अमाद बट ने अगर 3 मैचेस में परफॉर्म किया है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के सीज़न में, उनको मौका दिया जा रहा है, जहाँ पे आमिर यामीन कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म किए जा रहे साल दर साल, उनको मौका नहीं मिल पा रहा। तो काफ़ी सारे सवाल निशान बनते हैं और मेरे ख्याल से इसका जवाब खुद मिसबाह बेहतर दे सकते हैं। अच्छा, आपने आमिर यमीन की बात की तो एक और आमिर है हमारे पास जो कि काफ़ी मैच विनर आमिर थे और काफ़ी सीनियर खिलाड़ी भी थे, और उनको इस एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाना चाहिए था पाकिस्तान को। लेकिन ऑब्वियसली क्या वजूहत हैं ये तो मिसबाह ही ज़्यादा जान सकते हैं, लेकिन उनको इस दौर से भी अब वो नहीं लगी, और लग तो यही रहा है कि मोहम्मद आमिर को अब ये साइड लाइन करने का सोच रहे हैं। तो आपके इस बारे में क्या राय है, क्या ये ठीक डिसीजन होगा मोहम्मद आमिर को साइड लाइन कर लेना? मेरे ख्याल से मोहम्मद आमिर नहीं, अगला तो मुझे इमाद वसीम नज़र आ रहे हैं। खबरें आ रही है कि इमाद वसीम अगर आने वाली सीरीज़ में परफॉर्म नहीं करते तो उनके लिए भी एक एक्सक्यूज़ बन जाएगा कि उनको साइड लाइन किया जाए कि अब हमने यंगस्टर्स पे यंगस्टर्स पे चांस देना है। कहने वाली बात ये है कि मिसबाह हक ने आते ही जितने भी सीनियर प्लेयर्स थे सारों को उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल उठाया, आवाम को भी सवाल है, उनकी प्लेयर्स की खुद की सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हर्ट हुई है। सरफराज अहमद वो टीम में तो आए हैं लेकिन उनको आपने एकदम से हीरो से ज़ीरो कर दिया। आमिर की बात देख ले, शोएब मलिक की बात देख ले, हफीज़ की आई थिंक फॉर्म जिस तरह थी, आई थिंक मिसबाह के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगर थोड़ा सा वहाँ भी ऑप्शन होता तो हफीज़ भी आज आपको टीम में नज़र नहीं आते। उनके बाद वहाब रियाज की बात कर ले, वहाब रियाज का भी बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म था, उनको बिल्कुल ही वो डिबेट नहीं कर पा रहे थे उस पर। अगर वो वाली बात होती तो शायद वहाब रियाज कह ले, सरफराज हो गया, शोएब मलिक हो गया, हफीज़ हो गया आपके पास, इमाद वसीम अब सवालिया निशान के अंदर आ रहे हैं। सारे सीनियर प्लेयर्स को तो आपने निकाल दिया। सो आई थिंक सिर्फ आमिर की बात नहीं है, ये बात है सिलेक्शन पॉलिसी की, ये बात है मिसबाह उल हक की कि मिसबाह उल हक क्या यहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को प्रमोट करना चाह रहे हैं, या तो वो अपना एक अथॉरिटेटिव नेचर इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं कि यार ये टीम मेरी है, इस टीम में सीनियर भी मैं हूँ, डिसीजन मेकर भी मैं हूँ और हर चीज़ में मैं हूँ, जो भी होगा इस टीम में वो सिर्फ मेरे नीचे ही होगा, मुझसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। जब आप प्लेयर को वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाते ना तो फिर आप नहीं टीम चला सकते। मिसबाह हक की आपने बात की, अभी हम क्लोजिंग भी अपनी करें तो मिसबाह हक को अब ये आखिरी उन्होंने सिलेक्शन की है टीम की, अब उनको सिलेक्शन के अहदे से जो है वो हटा दिया गया है या वो खुद दस्तबरदार हुए हैं। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ठीक है मिसबाह हक को अब साइड वो सिर्फ कोचिंग पे अपनी ध्यान दे तो यही अच्छा रहेगा उनको? मैं तो कोचिंग के भी हक में नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो इससे भी ना हटते, एक सीरीज़ वो गुजर जाती, उनको बिल्कुल हम फारग करके घर पहुँच देते, वो बेहतर सिनेरियो होता दैन दिस। बिकॉज मुझे मिसबाह हक की ना एज अ कोच ना एज अ चीफ सेलेक्टर कोई परफॉर्मेंसेस नज़र आई है। इस पर हम कभी फिर दोबारा बात कर सकते हैं कि किस तरह से या क्या वजूहत रही है। मिकी आर्थर आए, मिकी आर्थर का टेनर उठा के देख ले, उन्होंने टीम में यूनिटी लाई। मिसबाह हक टीम को बिगाड़ रहे या बिखेर रहे, आप सीनियर्स को निकाल रहे, सीनियर्स पे सवाल या निशान उठा रहे, जूनियर्स आपने हमेशा आपको परफॉर्म करके नहीं दे सकते, मोर और लेस वो फेल होंगे क्योंकि उनकी जो ट्रांजिशन है वो एज अ प्लेयर वहाँ तक नहीं होती कि आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके दे। उन पे आपको एतबार करना होता है, उन पे आपको एतमाद करना होता है, उनकी आपको बुरी परफॉर्मेंसेस को बैक करना होता है। जहाँ पे सीनियर प्लेयर्स की बात है, सीनियर प्लेयर्स वो थे जो आपको मुश्किल सिचुएशन में निकाल के देते हैं क्योंकि उनको तजुर्बा होता है। अगर तो ये बात नहीं है तो मेरे ख्याल से आप आज ही सारे सीनियर्स को निकाल दें, एक ए टीम भेज दे फिर न्यूजीलैंड, फिर हम मिसबाह हक से भी हीला नहीं करेंगे। सो आई थिंक ना तो उनसे कोचिंग हुई जा रही है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात क्रेडेंशियल्स की होती है। मिसबाह हक को कोचिंग के क्रेडेंशियल्स नहीं है जो उनको बैक किया जाए। तो अच्छा डिसीजन है सिलेक्शन से उनको निकालना। मेरे ख्याल से
कोचिंग से भी अगर वो खुद 10 बता जाते तो हम उनका शुक्रिया भी। ठीक है। सर राशिद, लास्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे। अब कल जो है वो PSL के क्वालिफायर्स जो हैं फिर से स्टार्ट हो रहे हैं। मुल्तान सुल्तान और कराची किंग का पहला क्वालिफायर जो है कल होने वाला है। तो पहले एक बार हमने पहले भी डिबेट किया कि कौन जीतेगा, उसके अंदर भी आपने थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दिया था। लेकिन कल का जो मैच है कराची किंग और मुल्तान सुल्तान, क्या लगता है किसके पलड़ा भारी और कौन फाइनल में जाएगा सबसे पहले? मेरे ख्याल से मुल्तान सुल्तान बीइंग द एक्सपीरियंस टीम, उनका एक उनके पास एज है, लेकिन ऑन द अदर साइड कराची किंग के पास ये एज है कि उनके प्लेयर्स सर्किट में एक्टिव रह चुके हैं। मुल्तान सुल्तान के मोस्टली प्लेयर्स जो है वो है जो रिटायर हो चुके हैं या रिटायरमेंट के करीब है। इमरान ताहिर रिटायर हो चुके हैं, शाहिद अफरीदी रिटायर हो चुके हैं। आपके बॉलिंग में इरफान इतने एक्टिवली कायद आज़म ट्रॉफी में नज़र नहीं आए। सुहेल तनवीर इतने एक्टिव नहीं है वो भी। बैटिंग ऑर्डर में आप शान मसूद पे इंतज़ार करते हैं और फॉरेन स्टार्स में इंतज़ार करते हैं। सो कहीं ना कहीं उनके पास एक्सपीरियंस ज़रूर है, बट उनके प्लेयर्स सर्किट में एक्टिव नहीं रहे। तो मोमेंटम गेन करना एक मसला हो सकता है मुल्तान सुल्तान को। अगर चाहे वो कल का मैच जीत भी जाते हैं तो भी उनके पास मोमेंटम का मसला हो सकता है, कि आपके प्लेयर्स इतने जल्दी फॉर्म पिक नहीं कर सकते। जहाँ पे कराची किंग्स की बात है, कराची किंग्स के प्लेयर्स जो है शर्जील खान हो गए, बाबर आजम हो गए, इफ्तिखार हो गए, मोहम्मद आमिर हो गए, ये प्लेयर्स वो है जो सर्किट में एक्टिव रह चुके हैं ओवर द पास्ट मंथ और सो कह लो। तो उनके पास वो एज है। बाकी आउट फेवर मुल्तान सुल्तान, वो मेरी फेवरेट टीम है और पिछले पूरे PSL सीज़न में रह चुकी है। तो आई होप कि वो जीते। ठीक है, तो इसी के साथ राशिद का कहना है कि मुल्तान सुल्तान जो है वो कल फाइनल के लिए क्वालिफाई कर देगी। तो इसी के साथ ही आज की हम डिस्कशन को थोड़ा एंड करते हैं और इंशाल्लाह आप अब मेरे यूट्यूब वीडियोस के अंदर यूट्यूब चैनल पे जो है वो वीडियोस देखते रहेंगे इसी तरह ही, और भी हम पैनल डिस्कशन करते रहेंगे और आपको मैच एनालिसिस भी बताता रहूँगा मैं। तो तब तक के लिए अपने होस्ट उसामा ज़फ़र और मेरे गेस्ट मोहम्मद राशिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।